नमस्कार मेरे नन्हे साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियों का इंतजार है तो मैं भी आपके लिए अपनी कहानी की पोटली से चुन चुन कर अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। आपका इंतजार और बेचैनी खत्म होने वाली है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बच्चों, बालक अष्टावक्र। बच्चों, कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनिएगा, तभी इसमें छुपा ज्ञान आपके सामने आ पाएगा और आप इसका आनंद उठा पाएंगे। कहानी सुनने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर न किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिए। इसे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तभी मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जन करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक थे कहोड़। उद्दालक अपने शिष्य कहोड़ को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से वह अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ कर दिए थे। सुजाता गर्भवती हुई और उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र अत्यधिक विद्वान हो। इसी उद्देश्य से वह अपने पिता के द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाली कक्षाएं लेने लगी, यानी सुनने लगी, ताकि गर्भ में रहकर उनकी संतान सभी मंत्रों को सुनकर उसके अर्थ को समझ पाए। एक दिन अष्टावक्र ने गर्भ से ही कहा कि आप वेद का गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, और यह कक्षा उनके पिता ले रहे थे, कहोड़। यह बात उनके पिता को बहुत बुरी लगी और उन्होंने क्रोध में ही श्राप दे दिया कि जा, तू 8 स्थानों से टेढ़ा हो जाए। और जब बालक पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा, इसीलिए नाम रखा गया अष्टावक्र। और इस कहानी को आगे सुनिए। एक दिन अष्टावक्र आचार्य उद्दालक की गोद में बैठा खेल रहा था कि उधर से उसका मामा श्वेतकेतु वहां किसी कार्य से आया। वह जितनी जल्दी में था, बालक आचार्य को गोद से उतनी ही तत्परता से चिपका हुआ देखा। उतरने का नाम ही न लेता था। इससे चिढ़कर श्वेतकेतु ने उस उद्दालक की गोद से खींचते हुए कहा, ये तेरे बाप की गोद नहीं है, उतर यहाँ से। यदि श्वेतकेतु बालक के मुख पर जोर से 2 चपत लगा देता तो भी उसे इतना दुख न होता जितना उसकी यह बात सुनकर उसे आघात पहुंचा। वह हैरान परेशान सा होकर सीधा अपनी माता के पास पहुंचा और वहां से स्वर में बोला, माँ, मेरे पिता कौन हैं? माँ ने पुत्र के इस आकस्मिक प्रश्न से चकित होकर पहले तो उसे कुछ बताना उचित न समझा, किंतु जब वह किसी तरह न माना तो माँ ने उसे साधारण बात की तरह टालते हुए कहा, तुम्हारे पिता आचार्य उद्दालक जो हैं, आगे तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? अष्टावक्र ने उदास होकर कहा, आज मैं जब पिताजी की गोद में बैठा खेल रहा था तो मामा कह रहे थे, यह तेरे बाप की गोद थोड़ी ही है। माँ ने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, तुमने उन्हें तंग किया होगा, इसीलिए मामा ने तुम्हें चढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया होगा। अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, माँ, मुझे टालने का प्रयत्न मत करो, सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है। बालक की यह बात सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू भर आए और उसने अष्टावक्र को अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, आज तक मैंने जानबूझकर तुमसे यह बात छिपाई ताकि तू अपने आप को अनाथ न समझे, और इसीलिए आचार्य जी तुझे अपना पुत्र समझते और तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। किंतु आज तू अपने पिता के विषय में पूछने की हट कर रहा है तो तुझे सच्ची बात बतानी ही पड़ेगी। आचार्य उद्दालक तेरे पिता न होकर मेरे पिता और तेरे नाना हैं। अब तू जानना चाहेगा कि तेरे अपने पिता कौन थे और वे कहाँ गए, और हम अपने घर में न रहकर इस आश्रम में क्यों रहते हैं? तेरे इन प्रश्नों का मैं एक साथ उत्तर तुझे देना चाहती हूँ, तू भी ध्यान पूर्वक सुन। तेरे पिता का नाम श्रीमान कहोड़ था। वे वेद शास्त्रों के महान पंडित थे, किंतु आर्थिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन थे।
अभी तू बच्चा ही था कि हम दोनों को घर में छोड़कर धन की खोज में राजा जनक यहाँ गए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि राजा जनक विद्वानों का बहुत आदर सत्कार करते हैं तथा उन्हें पर्याप्त दान दक्षिणा भी देते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात कि उन दिनों महाराज जनक की राजसभा में बंदी नाम का एक अन्य ब्राह्मण रहता था। वह तो उद्भट विद्वान किंतु निर्दयी और दुष्ट भी कम नहीं था। उसकी यह आदत थी कि जो भी नया पंडित जनक की राजसभा में आता था वह उसे शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारता था और छल और कपट से काम लेता था। अतः भोले भाले पंडितों को चुटकियों में पराजित कर देता था। शास्त्रार्थ से पहले ही वह यह शर्त रख देता कि जो पंडित हार जाएगा उसे समुद्र में डुबो दिया जाएगा। सरल चित्त विद्वान उसकी इस कुटिल नीति के शिकार बनकर अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। दुर्भाग्यवश तेरे पिता भी उससे शास्त्रार्थ करने को चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी विद्वता पर पूरा भरोसा था। किंतु वे शास्त्र चर्चा में किसी भी विरोधी को सरलता से हरा सकते थे। किंतु उन्हें क्या पता कि बंदी पंडित कितना कुटिल व्यक्ति है। परिणाम यह हुआ कि बंदी ने अपने कपट प्रमाणों से शास्त्रार्थ में तेरे पिता को उसी प्रकार उखाड़ दिया जैसे सूखे पेड़ को आंधी उखाड़ फेंकती है। आगे तू स्वयं समझ ले कि पराजय के परिणाम स्वरूप तेरे पिता को कौन सा दुर्दिन देखना पड़ा। वह घटना याद आते ही मेरा हृदय फटने लगता है। बंदी की कपट कहानी सुनकर बालक अष्टावक्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय कर लिया। यूं तो पहले भी वह श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ और योग्य बालक था, किंतु अब तो उसने देश का सबसे बड़ा विद्वान बनने की सौगंध उठा ली और विद्या प्राप्ति में वह दिन रात एक करने लगा। लगन और परिश्रम के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उसने वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, छंद आदि सब शास्त्र पढ़ डाले और समस्त विद्याओं का अद्वितीय विद्वान बन गया। अब वह अपने आचार्य की आज्ञा और माता से आशीर्वाद लेकर जनकपुरी की ओर चल दिया। राजसभा में पहुंचकर उसने बंदी पंडित को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राज पंडित ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे बालक, क्या तू मुझसे गिल्ली डंडा खेलने आया है या आंख मिचौनी? राज पंडित ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा अभी तू छोटा है, छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। तेरी यह आयु खेलने, खाने और पढ़ने लिखने की है। शास्त्रों की गंभीर बातें तू क्या समझेगा और क्या विवाद करेगा? जा, अभी तू लौट जा। जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझसे शास्त्रार्थ करने मैं खुद आऊंगा। अष्टावक्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मनुष्य आयु से बड़ा या छोटा नहीं माना जाता। विद्वानों में तो बड़कपन का आधार विद्या और ज्ञान को ही समझा जाता है। अतः यदि आपको मेरी विद्या और ज्ञान पर संदेश है तो शास्त्रार्थ द्वारा निर्णय कर लिया जाए कि हम दोनों में कौन अधिक विद्वान और ज्ञानी है। अष्टावक्र की कुरूपता का चुटकीला वर्णन वहां के बंदी पंडित ने राजसभा में किया। वहां जितने पंडित सभासद में बैठे थे वे सब हंस पड़े। जानते हो बच्चों क्यों? क्योंकि वह 8 जगह से टेढ़े थे। यह देखकर अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, राजन, मैंने तो सुना था राजा जनक बड़े विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी हैं तथा उनकी सभा में आदर्श विद्वान रहते हैं, किंतु मैं यह देखता हूँ कि यहाँ तो सब मूर्ख ही मूर्ख बैठे हैं, जिन्हें केवल गोरे काले चमड़े की पहचान है, मनुष्यों के गुणों और विद्या की नहीं। यह कहकर ज्यों ही अष्टावक्र सभा से जाने लगे त्यों ही राजा जनक ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, विप्रवर, निसंदेह तुम योग्य और विद्वान हो। संभव है तुमने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया हो और शास्त्रार्थ ही तुम्हारी उत्कट इच्छा हो, फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रार्थ करने की सलाह नहीं दूंगा। अष्टावक्र बोला, किंतु मैं तो शास्त्रार्थ करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। जनक कहते हैं, क्या आपको पता है शास्त्रार्थ के लिए राज पंडित बंदी की क्या प्रतिज्ञा और शर्त है? अष्टावक्र कहते हैं, मैं अवश्य जानता हूँ। जनक, राज पंडित की यह शर्त है कि शास्त्रार्थ में जो पंडित हार जाएगा उसे समुद्र में डुबो दिया जाएगा। अतः हे बालक, तुम व्यर्थ की शास्त्रार्थ का झंझट मोल लेकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो?
अष्टावक्र, आपको मेरी विद्वता पर संदेह है, इसीलिए आप मेरे लिए ऐसी निराश भरी बातें कर रहे हैं, किंतु मुझे अपने पर पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य विजयी होऊंगा। अतः मुझे राज पंडित की शर्त का तनिक भी भय नहीं। आप बंदी पंडित को शीघ्र बुलाकर शास्त्रार्थ करने की प्रेरणा दें। जब अष्टावक्र किसी भी प्रकार अपने निश्चय से टस से मस न हुआ तो राजा ने हार कर राज पंडित को शास्त्रार्थ के लिए राजसभा में बुलाया। अब देखो बच्चों क्या होता है। बंदी पंडित के आते ही अष्टावक्र ने प्रश्न किया, बताओ वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को बंधन में डालती है और फिर बंधन से छुड़ाती भी वही है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्त करवाता है। मनुष्य के मन में जैसे विचार उठते हैं वैसी ही उसकी स्थिति हो जाती है। अतः बंधन और मुक्ति केवल विचार। बालक का यह करारा उत्तर सुनकर सारी सभा वाह वाह कर उठी। बंदी ने बड़े गर्व से अपना दूसरा प्रश्न किया, सफलता की 2 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? अष्टावक्र ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, ज्ञान और प्रयत्न सफलता की 2 सीढ़ियां हैं। यदि मनुष्य को अपने लक्ष्य की पूरी जानकारी हो और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी वह जान ले तो पूर्ण प्रयत्न करके वह सफलता प्राप्त कर लेता है। ज्ञान और प्रयत्न में से किसी एक में भी ढील रहने से सफलता पाना कठिन असंभव है। दूसरे प्रश्न का भी ठीक उत्तर सुनकर सारी सभा में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों ने पहले अष्टावक्र की कुरूपता पर व्यंग कसा था वे ही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। यह देखकर राज पंडित को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सबसे कठिन और अंतिम प्रश्न की घोषणा की, बताओ राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई? अष्टावक्र ने उसी सरलता से इस प्रश्न का भी उत्तर देते हुए कहा, राष्ट्र की उत्पत्ति मत्स्य न्याय से हुई, अर्थात जैसे बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार जब बलवान व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्ति को मारने सताने लगे तो पीड़ित जनता प्रजापति मनु के पास गई और बोली, हे न्याय पुरुष, हम तुम्हें अपना नायक और अधिशासक नियत करते हैं, तुम हमारी रक्षा करो। हम अपनी आय का 10वां अंश कर के रूप में तुम्हें देंगे, उसके द्वारा तुम हम पर शासन करो और हमारा पालन करो। इस प्रकार राजा अथवा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। यह उत्तर सुनकर सारी सभा अष्टावक्र की जय जयकार करने लगी। राजा जनक भी उस बालक पर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने उठकर उस राज पंडित के समान आसन पर बैठने का अनुरोध किया। अब अष्टावक्र के प्रश्न करने की बारी थी बच्चों। उसने पहला प्रश्न किया। उस बालक अष्टावक्र ने, मनुष्य की उन्नति की सीमा क्या है? राज पंडित को इसका शुद्ध उत्तर तो मालूम नहीं था, फिर भी उसने जो मुंह में आया वह कर डाला। मनुष्य की उन्नति की सीमा सितारों तक है। अष्टावक्र ने उसकी भूल पकड़ते हुए पूछा, और सितारों की सीमा कहाँ तक है? इसके उत्तर में राज पंडित की बोलती बंद हो गई और वह बगले झांकने लगा। तब अष्टावक्र ने स्वयं उसका उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य की उन्नति की सीमा उसकी आकांक्षाएं हैं। मनुष्य के स्वप्न या आदर्श जितने ऊंचे होंगे वह उतनी ही उन्नति कर सकेगा। इसके विपरीत हमारी इच्छाएं जितनी छोटी और तुच्छ होंगी हम उतने ही नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य अपनी आकांक्षाएं के द्वारा उन्नति के मार्ग पर जाता है। यह सुनकर राज पंडित बंदी राजसभा से उसी प्रकार भाग खड़ा हुआ जैसे एक डरपोक तेज को देखकर भागता है। उपस्थित सभी जितने महारथी बैठे थे सब ने अष्टावक्र का जय जयकार किया और राजा जनक ने स्वयं आगे बढ़कर उस राज पंडित के आसन पर अष्टावक्र को बिठाया। अष्टावक्र की इस अभूतपूर्व विजय का प्रमाण था। आसन पर बैठते ही अष्टावक्र ने अपने विरोधी को फटकारते हुए गर्जना की, बंदी अब तुम शास्त्रार्थ के नियमानुसार समुद्र में डूबने को तैयार हो जाओ। बंदी ने लौटकर घोषणा की, पंडित अष्टावक्र, तुम इस भ्रम में न रहो कि मैंने अब तक पराजित अनेक पंडितों को समुद्र में डुबोकर मार डाला है। वस्तुतः वे सब पंडित एक द्वीप में जीवित हैं और मेरे पिता वरुण के यज्ञ में
पुरोहित बनकर सम्मिलित हो रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन सब पंडितों को बुलवाकर इस राजसभा में जीवित उपस्थित कर सकता हूँ। बंदी को उचित समय दिया गया और उसने अपने कथनानुसार सभी पराजित पंडितों को राजसभा में उपस्थित कर दिया, जिसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। पिता को पाकर पुत्र एकदम गदगद हो गया, फूला नहीं समाया। इतना प्रसन्न हुआ कि उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसे योग्य पुत्र को पाकर पिता की भी खुशी का ठिकाना न रहा और अष्टावक्र जैसे पंडित को पाकर राजा जनक और उनकी सारी सभा हर्ष से फूली नहीं समाई। तो इस तरह बच्चों आज रही अष्टावक्र की कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी खोज कर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।